नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्सेस ट्रेड में, जहां पर हम लेकर आते हैं बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड तमाम जानकारियां आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवरग्रैंड कंपनी के बारे में, जो चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, जो मोर देन 2 लाख एम्प्लॉय ओन करती है। और जानेंगे दोस्तों क्यों ये जो कंपनी है आज चाइना इकोनॉमी का क्राइसिस का कारण बन सकती है। साथ ही साथ तो जो क्यों इसे लेमन्स ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ था 2008 में, उससे कंपेयर किया जा रहा है, और क्या इसका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट होगा। डिस्कस करेंगे सब कुछ दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो या कोई सवाल सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसमें रिप्लाई दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, जो एवरग्रैंड कंपनी है, इसकी जो ओपनिंग हुई थी, जो स्थापना हुई थी, वो 1996 में हुई थी। और इनका जो कोर बिजनेस था वो रियल स्टेट से था। सिंपली ये क्या करते थे, ये लैंड परचेस करते थे, उसमें फ्लैट्स बिल्डिंग बनाते थे, रेस्टोरेंट बनाते थे, और जो इंटरेस्टेड होम बायर होते हैं और जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको सेल कर देते थे। 1996 से 2008-2009 तक इनका जो बिज़नेस मॉडल था एक स्टेबल बिज़नेस मॉडल था। इससे ये काफ़ी प्रॉफिट अर्न करते थे। लेकिन जो इनके एग्जीक्यूटिव थे एवरग्रैंड कंपनी के, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा लालच था। इन्होंने क्या किया, ये 2010 या 2011 की बात है, इन्होंने जो इनके टारगेटेड कस्टमर थे, जो चाइना की मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो जनता थी, उनको इन्होंने कहा कि आपको घर चाहिए, आप हमें एडवांस में पैसा दे दो अपने घर के लिए। मतलब कि इन्होंने एक टेन्योर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जो ये इनके होम बायर्स थे वो इनको एडवांस में पैसा दे दें, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में 5 साल 6 साल 8 साल तक इनको एडवांस में पैसा दे दे। और ये उनको जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो उनको घर ये प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो डील थी ये काफ़ी विन विन सिचुएशन थी फॉर बोथ कस्टमर के लिए, मतलब बायर्स के लिए, होम बायर्स के लिए, और इस कंपनी के लिए भी। तो दोस्तों, जो इनके कस्टमर थे, मिडिल क्लास हो चाहे अपर मिडिल क्लास हो, इनको ये डील काफ़ी अच्छा लगा। तो इस कारण से इन्होंने अपने बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स इस कंपनी को एडवांस में ही पे करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी के पास जो कैश फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव थे एवरग्रैंड के, इन्होंने सोचा कि हम और भी अलग बिजनेस में एक्सपेंड करेंगे। तो इन्होंने, जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, उसी तरह चाइना में थोड़ा क्वाइट पॉपुलर फुटबॉल है, तो इन्होंने फुटबॉल की एक टीम खरीद ली, फुटबॉल की एक जो क्लब है वहाँ खरीद लिया। डिज्नीलैंड एक थीम पार्क टाइप का, जिसमें लोग आए, छुट्टियों में पैसे खर्च करे, उससे ये अपना प्रॉफिट जनरेट करे। उसके बाद इन्होंने एक मिनरल वाटर बॉटल का भी प्लांट यानी एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो दोस्तों, ऐसे इन्होंने काफ़ी बिज़नेस स्टार्ट किए जिसमें इनका पूरा कैश फ्लो ख़त्म हो गया। जब इनके पास कैश फ्लो ख़त्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉन्ड इशू करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम सब जानते हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इनको जो डेवलपमेंट होता है, इंडियन गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जो इनके पास जब कैश चाहिए होता है, जो इनके पास फंड्स नहीं होते हैं, तो ये सिंपली बॉन्ड रिलीज करते हैं और बॉन्ड के बदले ये पैसे रेस करते हैं। उसी तरह इस कंपनी ने भी बॉन्ड इशू करना स्टार्ट कर दिया। बॉन्ड्स के थ्रू इन्होंने बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर इन्वेस्टर से पैसे ले लिए और अपने कोर बिजनेस को छोड़ के इन्होंने बाकी सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, इनकी जो कैश फ्लो है इंस्टेंटली ख़त्म होनी चालू हो गई। फिर इन्होंने, जो उस टाइम के जो इनके एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने क्या किया, जब इनके पास और कोई रास्ता नहीं मिला तो इनकी जो भूख थी अभी भी ख़त्म नहीं होती, इन्होंने क्या किया, बैंक में जाके, जो चाइना के सरकारी बैंक होते हैं, वहाँ जाके हाथ फैलाना चालू कर दिया। और बैंक को भी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बैलेंस शीट चेक करा, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर उनसे भी उधार लेने चालू कर दिए। बाद में जब 2013-2014 में जब इनके बिज़नेस मॉडल के बारे में पता चला, तो जो फिच और जो S&P जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस कंपनी का बॉन्ड की जो रेटिंग्स थी उनको डाउनग्रेड कर दिया। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, जो इनके बॉन्ड्स की वैल्यू थी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो इनके 1.5 मिलियन पीपल से, 1.5 मतलब तकरीबन 15 लाख लोगों से इन्होंने एडवांस पैसा ले लिया और उन्हें घर उनके टाइम पे प्रोवाइड नहीं किए। और इनकी जो एम्प्लॉय थे,
एम्प्लॉय से इन्होंने अपने एम्प्लॉय को ये बोलते थे कि आप अभी सैलरी मत लो, अपनी सैलरी के बदले आप इस कंपनी का शेयर ले लो, आप अगले 4 साल 5 साल बाद उस शेयर को आप बेच देना, तो उसको आपको उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। तो केवल इन्होंने अपने एम्प्लॉय के सैलरी से ही इन्होंने टोटल 6 बिलियन का अमाउंट रेस किया था। लेकिन अभी तक ठीक था दोस्तों, जब तक चाइनीज़ बैंक इनको लोन दे रही थी तब तक इनका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम जहाँ तब हो गई, ये कंपनी प्रॉब्लम या क्राइसिस में तब आ गई जब जो चाइना में जो लोन रूल है वो चेंज हुआ अगस्त 2020 में। जो सॉफ्ट लोन जो सरकारी बैंक इन कंपनीज़ को देती थी, चाइना ने इसे उस सॉफ्ट लोन को बिल्कुल ही देना बंद कर दिया। तो इनके पास कैश फ्लो की अचानक से कमी आ गई। उस कारण से ये कंपनी अपने जो डेब्ट है वो उसे टाइमली चुका नहीं पा रही है। अगर एवरग्रेड कंपनी के ऊपर बात करें तो तकरीबन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके पास $300 बिलियन का डेब्ट है, उसमें से 37 बिलियन तो सिर्फ इनका इंटरेस्ट है। तो इतनी बड़ी अमाउंट कई देशों की जीडीपी मिला के भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती जितनी बड़ी इनके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं। सो दोस्तों इसी कारण से जो ये इस एवरग्रैंड का जो क्राइसिस है उससे कंपेयर किया जा रहा है लेमन्स ब्रदर्स से, क्योंकि जो ये इनका डेप्थ है ये $3 बिलियन एज ए एस्टिमेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों किसी को भी पता नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट, बस मीडिया इसे कोट कर रही है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। ये 400, 500 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज चाइनीज़ इकोनॉमी क्राइसिस के खतरे पे है, और इसके साथ ही चाइनीज़ इकोनॉमी के साथ ही साथ ग्लोबल रिसेशन का भी हम सब पर खतरा मंडरा रहा है। सो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या कारण थे कि ये कंपनी इतना ज़्यादा ओवर डेप्ट में फंस गई कि अपना कर्ज का इंटरेस्ट ही ये कंपनी नहीं चुका पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कारण आ जाता है कंपनी बिजनेस मॉडल। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल था गाइज वो अनस्टेबल था। वो प्रॉफिट में ना देख के वो एक्सपेंशन में देख रहे थे। जिस तरह चाइना एक्सपेंशन की बात करता है उसी तरह ये कंपनी भी अपने अपने मेन कोर बिजनेस को छोड़कर एक्सपेंशन की बात करी थी। इस कारण से ये कंपनी इसमें डूबने का वो कारण थी। सेकंड, चाइनीज़ फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों चाइना में क्या होता है कि कोई भी सरकारी बैंक किसी कंपनी को कितना भी लोन देती है वो किसी को ही पता नहीं होता है। कोई वहाँ ट्रांसपेरेंसी कोई किसी नहीं, सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट और जो कंपनी लोन ले रही है उसको, सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है कि कितने इंटरेस्ट में उन्हें कितना लोन लिया है, लेकिन इसका कोई बायोडेटा या कोई बैलेंस शीट नहीं होता है। तीसरा, जो चाइना के सरकारी बैंक थे उन्होंने कभी भी इन्हें लोन देने से पहले इनके बैलेंस शीट चेक नहीं की, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या इनके लास्ट ईयर की एसेट्स जो लाइबिलिटी है इनको कभी चेक नहीं किया। सब क्रॉस चेक किए, इन्हें बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर थमाते गए, जिसके कारण दोस्तों आज ये 2 मिलियन पीपल, मोर देन 2 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर रहे हैं। जो इनके होम बायर्स थे, जो इनके रेस्टोरेंट जिनके लिए ये घर बनाने वाले थे, आज ये उनको डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बैंक को भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी में। तो सबसे पहला जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट लिंक विथ इंगेज। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो एवरग्रैंड कंपनी से डायरेक्ट लिंक थे यानी डायरेक्ट उन पे इन्वेस्ट किया था, उनका इन्वेस्टमेंट पूरा डूबने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। दूसरा ग्लोबल सप्लाई चेन। दोस्तों जो इन कंपनी को एवरग्रैंड कंपनी को स्टील सीमेंट सप्लाई करती थी, इस कंपनी के शट डाउन होने से अचानक से सप्लाई में कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी। उसके कारण स्टील सेक्टर है और जो सीमेंट सेक्टर है उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, चाइना में प्रॉपर्टी सेक्टर गिर सकता है। मतलब जो चाइना में प्रॉपर्टी की रेट थी वो अचानक से डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके कारण जो प्रॉपर्टी की भी रेट है वो भी घट जाएगी। चौथा, पैनिक इन इन्वेस्टर। दोस्तों अगर गिरावट ज़्यादा ही हुई तो जो इन्वेस्टर्स है, वो जो इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर में, वो क्या करेंगे, उनके बीच में पैनिक मच जाएगी और वो अपने पैसे निकालने स्टार्ट कर देंगे, जिससे और ज़्यादा रिसेशन का खतरा हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है थोड़ा बहुत, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, जो रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, वो सब थोड़ा बहुत गिर सकते हैं। ये दोस्तों जान लेते हैं कि हमें इस क्राइसिस से, एवरग्रैंड क्राइसिस से क्या सीख मिलती है, हमें क्या लेसन मिलता है। पहला तो दोस्तों जो ट्रांसपेरेंसी है बैंक और लोन लेनदार के बीच में, वो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
दूसरा, कंपनी को लोन देने से पहले हर बैंक को उसकी लायबिलिटीज़, उसकी एसेट्स क्रॉस चेक करना चाहिए कि कंपनी में पहले और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, कितनी ज़्यादा। एक लिमिट होना चाहिए दोस्तों एक लायबिलिटीज़ का, उसके अंडर ही कंपनीज़ को लोन देना चाहिए। तीसरा दोस्तों, कंपनी बिजनेस मॉडल फंडामेंटल। दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है और जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। जब मैं हर बार आपको अपने वीडियो में कहता हूँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल जान लीजिए, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल जान लीजिए, ताकि वो कंपनी कभी ऐसा नौबत ना आ जाए, एवरग्रांड जैसा कोई नौबत ना आ जाए किसी कंपनी में जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। डिफरेंट सेक्टर में जंप करना, यानी कि दोस्तों इनका जो मेन सेक्टर था रियल एस्टेट से था, उसको छोड़ के इन्होंने अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में बिजनेस करने की कोशिश की, जो इसमें ये काबिल नहीं हो पाए, जिनमें इनका काफ़ी कैश फ्लो ख़त्म हो गया, जिस कारण से इन पे बिलियंस ऑफ डॉलर का। देखते हैं दोस्तों आगे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, क्या इस कंपनी को, क्या एवरग्रांड कंपनी को बेल आउट कोई पैकेज प्रोवाइड करती है या यूं ही इस कंपनी को डूबते हुए छोड़ देती है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।